हेलो, नमस्ते, नमस्कारम। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ स्टडी आईक्यू। मेरा नाम आनकी बवेजा है और मैं यहाँ पे इकोनॉमी की सीरीज ले रही हूँ बाय द नेम लक्ष्य। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लक्ष्य सीरीज में हमारा लक्ष्य जो है वो लक्ष्य है प्रीलिम्स क्लियर करने का। और प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो करंट अफेयर्स होती है अलोंग विद योर स्टैटिक पोर्शन। तो इस सीरीज के अंतर्गत हम क्या कर रहे हैं, हम करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं, साथ साथ ये भी समझते जा रहे हैं कि कौन सा पोर्शन कितना डेप्थ में पढ़ना है स्टैटिक में जाके। तो फ्रेंड्स, एक छोटा सा डाउट मैं क्लियर करना चाहूँगी जो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे एक्चुअली मैसेज करके पूछते हैं कि मैम क्या इतना पढ़ना सफिशिएंट रहेगा जो आप कवर करा रहे हैं, स्टैटिक भी सिर्फ इतना ही पढ़ जाएं जितना अभी हम यहाँ पे इसके थ्रू कवर कर रहे हैं। तो देखो फ्रेंड्स, बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है इसका, जितनी मेहनत करोगे वैसा ही रिजल्ट आएगा, ठीक है। करंट अफेयर्स तो मैं बोल सकती हूँ कि अभी लुकिंग एट द पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम हम सबसे इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी अगर हम सेट करें तो ये जितनी भी लक्ष्य सीरीज के अंडर करंट अफेयर्स करा रहे हैं ये सबसे हाई प्रायोरिटी पे हैं, ठीक है। बट इसके अलावा भी अगर आपको करंट अफेयर्स कवर करना चाहे तो आप कर सकते हैं। कमिंग टू दी स्टैटिक पोर्शन, जो आपका स्टैटिक पोर्शन है वो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि जितना स्टैटिक पोर्शन हम यहाँ से आपको लिंक करके बता रहे हैं उतना ही इंपॉर्टेंट है। उससे मतलब स्टैटिक इज समथिंग जो आपको पूरी तरीके से कवर करना है। करंट अफेयर्स में हम सिलेक्शन कर सकते हैं कि कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है और कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। बट स्टैटिक, व्हेन इट कम्स टू स्टैटिक, यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस स्टैटिक। और अगर आप ये गलती कर रहे हैं ना कि बस सिलेक्टिव स्टडी कर रहे हैं स्टैटिक बुक्स को लेके भी, तो वो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा अपने लिए। सिलेक्टिव अपन कहाँ हो सकते हैं, करंट अफेयर्स को लेके, लेकिन अपनी बेसिक बुक्स जो है जैसे कि लक्ष्मीकांत हो गई, हमारी एनसीईआरटीज हो गई, बजट की इंपॉर्टेंट स्कीम्स हो गई, इकोनॉमिक सर्वे के इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स एंड डेटा हो गए, ये सब बेसिक है, बेसिक मटेरियल। अगर आप इन पे भी कॉम्प्रोमाइज़ करने लग गए या करने लग जाओ तो फिर कहाँ निकालोगे आप कंपटीशन। इतना आप देख रहे हो कि इधर जा रहा है, लाखों बच्चे कॉम्पीट करते हैं आपके साथ जो दिन रात चीज़ें घोट रहे हैं, दिन रात प्रैक्टिस कर रहे हैं। और अगर आप उनसे इस बेसिस पे कम्पीट करने जा रहे हैं कि थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा स्टैटिक कवर कर लेते हैं, थोड़ा सा करंट अफेयर्स, सो माय डियर फ्रेंड्स, आप अपने आप को अंधेरे में रख रहे हैं और किसी को भी अंधेरे में नहीं रख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, फिर एक बात बोलूँगी कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी भी अगर आप दिन रात एक करके लग पड़े, स्टार्ट कर दें अपनी बेसिक बुक्स का लास्ट रिवीजन तो कर ही सकते हैं। अगर 2-3 रिविजन्स नहीं कर सकते तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट साथ साथ क्लियर होते जा रहे हैं कि कैसे चीज़ें फंक्शन करती हैं, कैसे हमारे कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे से लिंक्ड हैं, तो प्रीलिम्स का पेपर निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है। प्रोवाइडेड आप मॉक टेस्ट कर रहे हो, स्टैटिक कवर्ड है, करंट अफेयर्स हमारे ऊपर है कवर कराना, पेपर तो निकल ही जाएगा, फिर उसके बाहर थोड़ी कहीं पेपर जाएगा, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू द लेक्चर 9, आज लेक्चर 9 है हमारा इकोनॉमी सीरीज में। लेक्चर 8 में हमने एक नए टॉपिक की शुरुआत करी थी जो कि है इंडस्ट्री सेक्टर। कुछ इंडस्ट्रीज हमने पिछले लेक्चर में कवर कर ली थी और कुछ जो बची हुई इंडस्ट्रीज है आज हम लेक्चर 9 में कवर करेंगे। एक बात फिर से रिपीट कर देती हूँ कि फ्रेंड्स, अभी तक जितने भी हमने टॉपिक्स पढ़े वो वाले थे कॉन्सेप्चुअल, वहाँ पे अप्लाइड नॉलेज यूज थी। इंडस्ट्री ऑनवर्ड्स जैसे कि इंडस्ट्री, इंफ्रा, एग्रीकल्चर, ये सारे एक ऐसे सेक्टर्स हैं या पार्ट सिलेबस है जहाँ पे मोर ऑफ रेक्टिफिकेशन चाहिए रादर देन अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप होएगी वो मैं आपको एक स्टोरी लाइन क्रिएट कर दूंगी सो दैट आपको एक स्टोरी पता चल जाए कि अच्छा ये ऐसे इवॉल्व हुआ था और इसका पर्पज़ ये है, ठीक है। उसमें फैक्ट्स जो है ना वो आपको पिरोने हैं। इससे पहले के जितने भी पोर्शन थे, मनी बैंकिंग, एक्सटर्नल सेक्टर, फिस्कल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, वहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं स्टैटिक के साथ साथ। यहाँ पे क्या आएगा, कोई ना कोई स्कीम पूछ देंगे, उसके फीचर्स पूछ देंगे, ठीक है। तो इंडस्ट्री, इंफ्रा और एग्री में मोस्टली, एग्रीकल्चर में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई ना कोई टिलिंग, कोई ना कोई फार्मिंग टेक्निक पूछ लेंगे, तो उसके इर्द गिर्द क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वो आप समझने से ज़्यादा इट इज़ मोर ऑफ क्रैमिंग अप ऑफ फैक्ट्स, इट इज़ मोर ऑफ रटाफिकेशन। तो अब आप ये चिंता छोड़ सकते हो कि कैसे कनेक्ट करने हैं डॉट्स इंडस्ट्री, इंफ्रा और एग्री में। अब हमारी रट्टा मार वाला वो बटन दबाना है जिससे हमने रट्टे मारने हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्टर जो कि इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए जानना, एमएसएमई विच इज़ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनफैक्ट मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एमएसएमई इज नोन एज द बैकबोन ऑफ द कंट्री। क्यों बैकबोन ऑफ द कंट्री है? क्योंकि नूक एंड कॉर्नर, हर छोटे
शहर गली मोहल्ले तक पहुंचे हुए हैं। ये इनको स्टैब्लिश करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि शहर के इर्द गिर्द ही इनकी लोकेशन हो, तभी तो इनका नाम माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज है। दीज लीड टू इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट ये जनरेट करते हैं, दैट इज़ वाई दे आर नोन एज द बैकबोन ऑफ द कंट्री। एंड तभी गवर्नमेंट भी इतने कॉन्क्रीटेड एफर्ट्स डालती है टू हेल्प दी MSME, बिकॉज अगर इनकी नैया डूबी तो बहुत सारे घर बेरोजगार हो जाएंगे, बहुत सारे लोगों की नौकरी चली जाएगी, क्योंकि जो सर्विस सेक्टर है या लार्ज स्केल जो इंडस्ट्रीज है वो कितने ही लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर लेगी, एंड कितने लोगों से भी ज़्यादा कहाँ कौन से एरिया तक पहुँच जाएगी, क्योंकि उनका जो रीच है, उनका जो लोकेशन है बहुत ही एक लिमिटेड दायरे में है। MSMEs हैं जो जगह जगह खुली हुई हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कोई अभी अगर आपने देखा होगा कि कोविड के दौरान बहुत सारे छोटे छोटे होम ग्रोन बिजनेसेस निकल के आए कि मम्मी और बेटी ने मिलके या दो भाई बहनों ने मिलके छोटे छोटे बिजनेस खोले, और एक या दो लोगों को भी अगर वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके दे रहे हैं, तो इस तरीके से आप सोचिए किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है। एंड दैट इज़ वेयर गवर्नमेंट हैज़ प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटीज़, हैज़ प्रोवाइडेड देम हेल्प, कि इनकी हेल्प करें, क्योंकि ये कितने बड़े लेवल पे मासिव स्केल पे देश के छोटे छोटे गली कोने में जाके भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, अनलाइक दी लार्ज इंडस्ट्रीज। सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द गवर्नमेंट टू कंसिडर देम वाइल पॉलिसी मेकिंग। सो स्टार्ट करते हैं। MSME सेक्टर के बारे में आपको बता दिया कि मैंने ये क्यों इंपॉर्टेंट है। जो ये मैंने अभी पॉइंट्स बताया है वो प्रीलिम्स में तो डेफिनेटली ऐसे नहीं पूछ जाएंगे, बट हाँ मेंस के लिए ये चीज़ आपको दिमाग में होनी चाहिए कि जब MSME के बारे में बात हो रही है ना, तो आपके दिमाग में क्या ये सारी पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि इंपॉर्टेंस क्या है MSME की हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था के लिए। चलो, तो अब ये जो चीज़ है रिविजन ऑफ डेफिनेशन, MSME क्या होती है, कैसे डिसाइड किया जाता है कि हाउ अ पर्टिकुलर फर्म इज अ माइक्रो एंटरप्राइज और अ स्मॉल एंटरप्राइज और इट्स अ मीडियम एंटरप्राइज। सो डिपेंडिंग अपॉन दिस क्राइटेरिया, सो माइक्रो एंटरप्राइज इज वन सच ऑर्गेनाइजेशन जिसका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इज लेस देन 1 crore एंड टर्नओवर इज नॉट मोर देन 5 crores। स्मॉल एंटरप्राइजेस कौन सी होती है, जिनका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी is not more than 10 crores and investment, so and the turnover is not more than 50 crores. And last is the medium enterprise जिसका investment in plant and machinery is not more than 20 crores and turnover does not exceed 100 crores. So turnover 5, 50 and 100, investment 1, 10 and 20. That is how you have to remember। ये वाली बात तो रट्टाफिकेशन वाली बात है, इसको रटना ही पड़ेगा, इसको याद करने का कोई तरीका नहीं है। कोई पजल आप इसके साथ लिंक करके क्रिएट कर सकते हो तो वेल एंड गुड। इनफैक्ट कमेंट सेक्शन में शेयर भी कर देना ताकि दूसरे बच्चे भी उस टेक्निक को यूज़ करके इसको लर्न कर सके। तो ये क्या है, रिवाइज्ड MSME क्लासिफिकेशन है। इससे पहले MSME को कैसे क्लासीफाई करते थे, तो इन्वेस्टमेंट उस टाइम ऐसा होता था कि मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स के लिए अलग क्लासिफिकेशन होता था और जो सर्विस एंटरप्राइजेस है उनके लिए अलग होता था। बट विद द रिवाइज गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस के लिए एक ही लिमिट डिफाइन कर दी, और वो लिमिट ये है। पहले क्या लिमिट थी, यू डू नॉट हैव टू रिमेंबर दैट। जो रिवाइज लिमिट है वो ही हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं नेक्स्ट। What steps the government have taken in last few years? What initiatives the government have taken in last few years to सपोर्ट MSME? तो सबसे पहला इज प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। अब याद करो ये वर्ड कहाँ हमने सुना पड़ा था, कहीं ना कहीं तो कवर किया था कि नहीं किया था, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कहाँ कवर किया था। क्या आपने लक्ष्य में सारे इकोनॉमी के लेक्चर्स कवर किए हैं? अगर आपने सारे लेक्चर्स कवर किए हैं तो आपको ये पता होगा कि हम PIRP के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जब हम मॉनेटरी पॉलिसी, मनी एंड बैंकिंग के बारे में पढ़ रहे थे। दैट रेजोल्यूशन प्रोसेस हैज़ बीन डिवाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द वेक ऑफ पैंडमिक। जो MSMEs ट्रबल में आ गई थी, जिनके बैलेंस शीट एंड P&L हिल गए थे, उनके रेजोल्यूशन के लिए PIRP लेके आई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड इसको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट इनिशिएटिव्स। तो ये इनिशिएटिव है रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस। तो रैम्प प्रोग्राम है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रल सेक्टर है विद द सपोर्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक इसमें सपोर्ट कर रही है, और इसका मेन एजेंडा क्या है,
एक्सेस टू मार्केट प्लस कैपिटल इंक्रीज करना, मतलब एक्सेसिबिलिटी बढ़ानी है एमएसएमई के लिए। एक्सेसिबिलिटी किन दो चीज़ों के लिए? मार्केट की एक्सेसिबिलिटी नहीं कि वो मार्केट किस तरीके से पहुंचेंगे, मतलब उनके प्रोडक्ट्स किस तरीके से मार्केट में पहुंचेंगे, उसको बोलते हैं एक्सेस टू मार्केट। एंड एक्सेस टू कैपिटल इज हाउ इजीली दे गेट टू हैव अ लोन। क्योंकि एमएसएमईज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि उनके पास वो सोने के कंगन नहीं होते हैं गिरवी रखने के लिए, मतलब उनके पास कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं होती है प्रोवाइड करने के लिए। एंड दैट इज द रीजन एमएसएमई यूजुअली fails to get a loan, और even if they get a loan तो बहुत higher rate of interest में मिलता है। and that is where government help कर रही है under this RAM program to help them to access the market and access what? Capital easily. Next is Udyam portal. So ये Udyam portal official portal है. So this is a portal where you can get yourself registered as an MSME, and उसके बाद जब आप एक बार रजिस्टर्ड हो जाते हो MSME कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक MSME है, then आपको accordingly you can avail the benefits from the government. So this is the official portal which has been developed by the Ministry of MSME. Next is India Export Initiative. So एक ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इंडिया के MSMEs की एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एक्सपोर्टर्स की इंफॉर्मेशन, क्या वो प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं। सो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दे कि मान लीजिए अगर कोई बाहर से बायर है, वो कोई ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं, सो they can access this India Exports Initiative. वहाँ पे they will get the information of the exporters as well as the products developed by those exporters. Next is the Sambhav portal. तो संभव क्या है? That is a 1 month program जो कि रन किया गया था in different college universities across the country. देश के अलग अलग भाग में जाके अलग अलग colleges and universities में संभव के बारे में बताया गया था। एंड इसका होल एंड सोल एजेंडा क्या था? इट वाज टू एनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप अमंग्स द यूथ। एंटरप्रेन्योरशिप करेंगे, मतलब अगर एंटरप्रेन्योरशिप इज व्हाट, मतलब एक कैपेबिलिटी टू ओपन अप एंड रन अ बिजनेस। तो टू एनकरेज कि लोग, ये आजकल का युवा वर्ग है, आजकल का यूथ है, वो नया बिजनेस खोले, क्योंकि जब वो बिजनेस खोलेंगे तो बहुत सारे फायदे होंगे। एक तो फर्स्ट फायदा कि एक तो वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे, दे डू नॉट हैव टू लुक फॉर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एंड नॉट जस्ट दैट कि वो खुद को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे, रादर इट विल क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द अदर पीपल इन द सोसाइटी। एंड एक इनडायरेक्ट बेनिफिट इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्शन भी होगा, क्योंकि वो कोई ना कोई गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करेंगे, वो उसको बेचेंगे, एंड दैट इज हाउ द इकोनॉमी रन्स। कि जब गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, वो मार्केट में बिकते हैं, खरीदे जाते हैं, तो उस पर टैक्स लेवाया होता है, तो इससे सबका फायदा होगा। एंड दैट इज वाई एंटरप्रेन्योरशिप, टू एनकरेज द एंटरप्रेन्योरशिप, संभव प्रोग्राम वाज रन अक्रॉस द यूनिवर्सिटीज एंड स्कूल्स अक्रॉस द कंट्री। एंड लास्ट इज द समाधान पोर्टल। तो अगर आप समाधान वर्ड से समझ रहे होंगे, समाधान का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन। तो इस पोर्टल पे ना एमएसएमईज को सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है। तो किस चीज़ के लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड करा जा रहा है? ये अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ ही रहा होगा, नहीं आया तो आना चाहिए कि समाधान पोर्टल मतलब सॉल्यूशन पोर्टल, सॉल्यूशन ऑफ व्हाट इज बीइंग प्रोवाइडेड ऑन दिस पोर्टल। तो सॉल्यूशन ऑफ, सो फ्रेंड्स होता क्या है कि जब हम मान लीजिए कि ये मिस्टर ए है, मिस्टर ए क्या बेचते हैं? मिस्टर ए बेचते हैं व्हील्स, ठीक है ना। उनकी एक एमएसएमई है, एक फैक्ट्री है जो पहिए बनाती है, ठीक है, पहिए बनाती है। कुछ और बनवा लीजिए, क्या मन है आपकी? बैट बनवा लीजिए, बल्ले होते हैं जो, ठीक है। आपको कोई और चीज़ मन है तो वो लिख लेंगे अपन, ठीक है। तो एंड ये मिस्टर बी है, तो मिस्टर बी को अपनी दुकान पे यहाँ से खरीदे हुए बैट्स रखने। मिस्टर बी गए और उन्होंने यहाँ से 10 बैट खरीदे, और एक बैट की कीमत थी, प्राइस था उसका मान लीजिए 2000 रुपये। तो इनका बिल कितना हो गया? 20,000 रुपये का। मिस्टर बी ने बोला अभी तो मेरे पास सिर्फ 10,000 रुपये है, 10,000 रुपये का आप उधार दे दीजिए, 10,000 रुपये का आप मुझे उधार दे दीजिए, एंड इसके अगेंस्ट में आपको एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। तो
जो मिस्टर ए उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, 10,000 कैश दे दीजिए, 10,000 का बिल ऑफ एक्सचेंज बना दीजिए, मतलब क्रेडिट नोट बन जाएगा। तो अगर अब आप देख रहे हैं मिस्टर ए को 10,000 तो कैश आया और जो 10,000 बचा वो मिस्टर ए के लिए उनकी कैपिटल ब्लॉक हो गई, कैपिटल ब्लॉक हो गई क्योंकि मिस्टर ए को भी तो पेमेंट करनी है, सैलरीज करनी है, रॉ मटेरियल प्रोक्योर करना है, ठीक है। तो 10,000 ये ब्लॉक हो गए। तो अब मिस्टर ए क्या करेंगे, अब मिस्टर ए जाएंगे ये समादाल पोर्टल पे, वहाँ पे वेरियस बैंक्स एंड इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो उस बिल को, जो क्रेडिट नोट था उसके ऊपर मिस्टर ए को फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे, मतलब मनी प्रोवाइड करेंगे। सो मिस्टर ए कुड एक्चुअली एक्सेस द समाधान पोर्टल टू गेट फाइनेंस ऑन दिस 10,000 वाला क्रेडिट नोट। तो इसके ऊपर मान लीजिए कि मिस्टर ए को 8,000 रुपये मिल जाएंगे टू रन और टू मतलब एज अ वर्किंग कैपिटल। तो इससे क्या हुआ, सबका फायदा हुआ। यहाँ पे मिस्टर बी को एकदम से पैसे नहीं देने पड़े, मिस्टर ए की कैपिटल भी ब्लॉक नहीं हुई, एंड इन रिटर्न यहाँ पे जो बैंक्स या फाइनेंसर्स हैं या जो इंस्टीट्यूशंस हैं, मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको भी एक इंटरेस्ट इनकम स्टार्ट हो गई। तो समाधान पोर्टल इज अगेन एन इनिशिएटिव बाय एमएसएमई मिनिस्ट्री टू प्रोवाइड सोल्यूशन टू द बायर्स इन एमएसएमई फ्रेटर्निटी। तो ये सारे इनिशिएटिव्स हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमई सेक्टर। अब चलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर हमारा जो है सर्विस सेक्टर। याद हो तो मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में पूछा था कि आउट ऑफ द 3 सेक्टर्स विच आर देयर इन द इकोनॉमी, विच इज फर्स्ट इज एग्रीकल्चर, देन इज मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर, विच इज द वन विच कॉन्ट्रीब्यूट्स मोस्ट टू द जीडीपी। सबसे ज़्यादा इन तीनों में से कौन से सेक्टर का योगदान है हमारी जीडीपी का? तो आई डोंट नो आप लोगों ने अभी तक आंसर्स लिखे हैं क्यों नहीं है, बट अब मैं वेट तो और कर नहीं सकती थी, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ कि सर्विस सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट्स द मोस्ट टू द जीडीपी, मोस्ट टू द जीडीपी। और हमारी सर्विस सेक्टर आउट ऑफ द 3 सेक्टर्स सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमारा जो सर्विस में एक्सपोर्ट है वो हमेशा प्लस में होता है, मैंने आपको बताया भी था व्हेन इट कम्स टू बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो हमारा मर्केंडाइज जो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट है उसमें हम नेगेटिव में होते हैं, बट व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज देन वी आर ऑलवेज इन सरप्लस ऑफ सर्विसेज, मतलब हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं एंड इम्पोर्ट कम करते हैं। तो अब आपको इसे समझ आ रहा होगा हाउ चैंपियंस वी आर इन द प्रोडक्शन ऑफ एंड प्रोवाइडिंग दी सर्विसेज टू दी वर्ल्ड एंड टू दी कंट्री। चलिए ये तो बहुत अच्छी अच्छी बातें कर ली, अब थोड़ा सा हम नीचे आते हैं। अब हुआ क्या जी, कोविड हो गया। सर्विस सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है, इसमें बहुत सारी सर्विसेज होती है जैसे कि टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, जिम, स्विमिंग पूल्स, ये सब क्या है, एजुकेशन, ये सब क्या है, सर्विस सेक्टर का ही पार्ट है। टेलीकम्युनिकेशन, ये सब, इंश्योरेंस, ऑल कम्स अंडर दी सर्विस सेक्टर ओनली। तो जैसे कि लॉकडाउन लगा और जितनी भी ये सर्विस इंडस्ट्री है, स्पेशली जहाँ पे एलिमेंट ऑफ ह्यूमन कॉन्टैक्ट है, फॉर एग्जाम्पल बैंकेट हॉल्स हो गए, सैलॉन्स हो गए, सिनेमा हॉल्स हो गए, जिम्स हो गए, स्विमिंग पूल्स हो गए, क्लब्स हो गए, यहाँ जो है ये जो सर्विस सेक्टर ये वाला एरिया है, इनकी क्या हो गई, इनकी तो बैंड बज गई। क्यों? क्योंकि रिस्ट्रिक्शन थे। फिर रिस्ट्रिक्शन अगर हटे भी तो वहाँ पे एक लिमिटेशन थी कि 50% क्राउड ही अलाउड है, मतलब जितनी भी सर्विंग कैपेसिटी एक रेस्टोरेंट की अप टू 50% ही वो गेस्ट परमिट कर सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन टू द जीडीपी था वो कम हो गया, क्योंकि वो रेवेन्यू एज एक्सपेक्टेड जैसे वो हमेशा जनरेट करते थे वो कर ही नहीं पाए, राइट। तो अगर आप देख रहे हैं कि सर्विस सेक्टर is the worst hit sector out of the all 3 sectors during this पैंडमिक वेव। तो जो पैंडमिक का सबसे बुरा प्रभाव किस पे पड़ा, हमारे सर्विस सेक्टर पे, वो इतना बुरा प्रभाव पड़ा कि ये 2020, ये अगर आपको देख पा रहे हो कि ईयर 2020 में ये इसका जो ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव चला गया, मतलब ग्रो करना तो छोड़िए बल्कि ये नेगेटिव में चली गई। बट अब नाउ अगेन 2021-22 में ये रिवाइव कर रही है। बट यू शुड नो दिस कि सर्विस सेक्टर इज वन सच सेक्टर जिसका ग्रोथ रेट अभी 2021 में नेगेटिव में चला गया, एंड स्पेशली इट वाज बिकॉज ऑफ दी कौन सी सर्विसेज, वेयर ह्यूमन कॉन्टैक्ट वाज इन्वॉल्व्ड। उस वजह से
सबसे ज़्यादा उसका इम्पैक्ट पड़ा, उस पर इम्पैक्ट पड़ा और उस वजह से ये नेगेटिव टेरिटरी में गई, जिसका बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड सर्विस रिलेटेड टू ब्रॉडकास्टिंग। फाइनेंशियल सर्विस, रियल एस्टेट, ये तो फिर भी चलती रही, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि बैंकिंग सर्विसेज बंद हो गई, लोगों ने इंश्योरेंस खरीदना कम कर दिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा सर्विस सेक्टर, क्योंकि सर्विस सेक्टर के भी तो बाइफर्केशंस होते हैं, राइट। तो सर्विस सेक्टर में ये वाले जो सर्विसेज थी, लाइक जैसे फाइनेंशियल सर्विस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस, इन पे इतना बुरा प्रभाव नहीं पड़ा जितना पड़ा उन सर्विसेज पे जहाँ पे ह्यूमन कांटेक्ट का एलिमेंट इन्वॉल्व था, ठीक है। बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो मैंने आपको आपके पीडीएफ में प्रोवाइड करे हैं, एंड दे आर डिवाइडेड एज पर दी पर्टिकुलर सेक्टर, मतलब जो इसके सब सेक्टर हो गए या जो बाइफर्केशन हो गया सर्विस सेक्टर का, तो उसको मैंने प्रोवाइड किया है। यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि वो सिर्फ जस्ट फैक्ट्स हैं, कुछ लाइंस हैं, उनको आप रट्टा मार के आगे चल दीजिएगा। अब 2 इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट द्वारा लिए हुए। ये जो इनिशिएटिव है ये तो गवर्नमेंट ने लिया है, और जो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स है ये गवर्नमेंट द्वारा लिया हुआ इनिशिएटिव नहीं है, ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा लिया गया इनिशिएटिव है। एनपीओ है, ये एक एनपीओ ने क्रिएट किया था ये एक पोर्टल टू डेमोक्रेटाइज ई कॉमर्स प्लेस। सो व्हेन आई से डेमोक्रेटाइज ई मार्केट प्लेस, तो इसका मतलब ये है कि जो डोमिनेंस बन चुका है हमारे 2 बिगेस्ट प्लेयर्स ऑफ द मार्केट जैसे कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट, इन कंपनीज का डोमिनेंस है, इनके डोमिनेंस को तोड़ने के लिए एंड टू प्रोवाइड अ मार्केट प्लेस टू एवरी प्लेयर स्मॉल और बिग। क्या होता है कि जब अमेजोन या फ्लिपकार्ट या जितनी भी बड़ी कंपनीज है, इनके पास अगर आपको रजिस्टर कराना होता है कि आप भी अपने प्रोडक्ट्स इनके पोर्टल्स पे बेच पाएँ, तो बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लगाती हैं कंपनीज, एज वेल एज काफ़ी अच्छा एक कट मार्जिन, मतलब जो प्रॉफिट में से कट होता है ये उसका अपने पास रखती हैं, जो कि जो एक बडिंग सेलर है, एक कोई नया जिसने बिजनेस चालू किया है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते, राइट। सो इन ऑर्डर टू प्रोवाइड मार्केट स्पेस टू every kind of buyer and seller, this portal has been developed by an NPO, that is the non-profit organization, and इसमें अभी गवर्नमेंट का कोई स्टेक इन्वॉल्व नहीं है, बट ये ज़रूर हो रहा है कि बहुत सारे बैंक्स इसके शेयर्स ले रहे हैं, इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, और लेट्स सी हाउ इट कम्स इन फ्यूचर, क्योंकि जब बैंक्स वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं दैट मीन्स कि इसको कैपिटल मिल रही है, फंडिंग मिल रही है, एंड यू नेवर नो, दिस कुड बी द न्यू बिग थिंग इन इंडिया। नाउ नेक्स्ट इज दिस इनिशिएटिव हैज बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट, एंड हेयर इन स्पेशल क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम, इसमें सब्सिडी प्रोवाइड करी जा रही है, इंसेंटिव प्रोवाइड करे जा रहे हैं ऑन इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल, ऑन इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल। कैपिटल मतलब प्लांट एंड मशीनरी में जितना भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो उसका कुछ % इंसेंटिव प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, एंड दैट इज फॉर द डेवलपमेंट इन दी सर्विस सेक्टर। सो ये 2 स्कीम्स आपको पता होनी चाहिए। यूजुअली आपको सर्विस सेक्टर के बारे में जो मेजर चीज़ याद रखनी है, दैट इसका एक बार ऐसा टाइम आया था कि जो ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव में चला गया था। You should know how much it contributes to the GDP. You should know how much % of employment generation comes from the service sector. ठीक है. Next, what we have to talk about, this is National Automobile Scrappage Policy. So, in order to generate demand for the new vehicles and to stop the old vehicles. So, old vehicles क्या होता है? लोग 20-20, 25-25 साल अगर एक बार गाड़ी ले लेते हैं तो उसको बेचते ही नहीं है, भूल जाते हैं कि वो कितना पोल्यूशन क्रिएट कर रही है, क्योंकि इंजन पुराना हो गया, मशीनरी पुरानी हो जाती है, तो वी नीड टू रिप्लेस देम, बट लोग करते ही नहीं है, चलाए जाते हैं एक ही गाड़ी को सालों साल। उसके 2 नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। एक तो इट डज नॉट लेट क्रिएट द मार्केट फॉर द न्यू व्हीकल्स इन दी मार्केट। क्यों भाई, आपके पास ऑलरेडी अगर एक गाड़ी है तो आप नई जाके क्यों खरीदोगे, ठीक है। और दूसरा होता है कि जो पुराने ओल्ड व्हीकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, प्रदूषण होता है उनसे एज़ कम्पेयर टू द न्यू व्हीकल्स, क्योंकि जो न्यू व्हीकल्स आ रहे हैं उनमें बहुत एडवांस टेक्नोलॉजीज यूज़ होती जा रही है, राइट, एंड दे क्रिएट लेस पोल्यूशन इन द एयर। सो दैट इज़ वाई गवर्नमेंट ने सोचा कि ठीक है,
कुछ सोल्यूशन निकालते हैं, और उन्होंने सोल्यूशन किससे निकाला? नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसी। तो इसके कुछ जो की चीज़ें आपको याद रखने वाली हैं उसमें ये है कि दैट एवरी व्हीकल हैज़ टू गो थ्रू अ फिटनेस टेस्ट। फिटनेस टेस्ट मतलब पता चलना चाहिए कि व्हीकल फिट है कि नहीं, एंड इट इज़ एप्लीकेबल टू बोथ प्राइवेट व्हीकल्स एंड कमर्शियल व्हीकल्स। कमर्शियल व्हीकल्स क्या होते हैं? जैसे जो ट्रक्स होते हैं एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने के लिए। प्राइवेट व्हीकल्स जैसे कि जो गाड़ी स्कूटर हमारे पास होती है, हमारे प्राइवेट यूज़ के लिए होती है, दैट इज़ प्राइवेट व्हीकल्स। बट ये जो ओला उबर और ये टैक्सीज हैं, दैट इज़ taxis used for commercial purpose. So those are commercial vehicles, plus जो वो छोटे छोटे टेम्पू, ट्रक, ट्रॉले होते हैं, all that comes under the commercial vehicle category. तो इनका फिटनेस टेस्ट कब होगा? दैट आर मोर देन 20 and 15 years old रिस्पेक्टिवली। मतलब अगर कोई प्राइवेट व्हीकल है तो 20 साल जब उसको हो गए तो उसका फिटनेस टेस्ट कराना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। एंड से कमर्शियल व्हीकल्स में इट इज़ द एज इज़ 15 years. इन द एब्सेंस ऑफ फिटनेस सर्टिफिकेट ऑटोमेटिकली लाइसेंस कैंसिल कर देगी गवर्नमेंट। याद रखना ये बात कि पापा को बोल देना, पापा गाड़ी पुरानी हो रही है, 20 साल होने वाले हैं, जाके फिटनेस टेस्ट करा लो। फिटनेस टेस्ट नहीं कराया तो हाथ से गाड़ी चली जाएगी। इट रिकमेंड्स मैंडेटरी स्क्रैपिंग ऑफ ऑल द गवर्नमेंट व्हीकल्स। मतलब गवर्नमेंट जितने व्हीकल यूज करती है मैंडेटरी स्क्रैप करना है उनको इफ द एज इज मोर देन 15 years एंड ओल्ड, बट इट इज़ एप्लीकेबल ऑन ओनली 4 व्हीलर्स। मतलब जो 4 पहिया वाहन होते हैं अगर वो 15 साल से पुराने हैं और एंड इट इज़ बीइंग यूज्ड बाय द गवर्नमेंट तो उसको स्क्रैप करना मैंडेटरी है, कंपल्सरी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज जो फिटनेस टेस्ट होगा वो कौन करेगा? डॉक्टर करेंगे कौन, या ये जो पंचर बनाते हैं वो करेंगे? नहीं, इसके लिए लैबोरेटरीज हैं, गवर्नमेंट सर्टिफाइड फिटनेस टेस्ट सेंटर्स हैं, वहीं जाके ही ये चीज़ होगी जो फिटनेस टेस्ट है, जो यहाँ पे हमें 20 और 15 साल बाद कराना है वो ही कराएंगे। वो जो पिंचर बनाते हैं या पेट्रोल पंप पे, यहाँ पे दे आर नॉट ऑथराइज्ड टू कंडक्ट दी फिटनेस टेस्ट। तो ये हो गई हमारी नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसी। अब कुछ की टर्म्स जो कि न्यूज़ में थे वो आपको जानना ज़रूरी है, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट टर्म है वो आपको जो पता होनी चाहिए वो है कार्टेलाइजेशन। तो कार्टेलाइजेशन को हम इस तरीके से समझेंगे, देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, ये है कंपनी ए, ये है कंपनी बी, ठीक है। ये दोनों क्या बनाते हैं? ये दोनों बनाते हैं बिस्किट्स। कौन से बिस्किट्स बनाते हैं? मुझे छोटे होते हैं ऑरेंज क्रीम बिस्किट्स बहुत पसंद है, चलो उसका एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये ए और बी दो अलग अलग कंपनीज हैं जो बिस्किट्स बनाती हैं, और कौन से? ऑरेंज क्रीम वाले बिस्किट। आई होप आप सबने भी खाए हों, मुझे बहुत पसंद है छोटे होते, ठीक है। सो ये दोनों कंपनी ना, इन दोनों के जो ओनर्स हैं वो एक दूसरे से मिलते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि हम इस तरीके से अपनी कंपनी की पॉलिसी को फ्रेम करेंगे और हम अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से प्लेस करेंगे मार्केट में कि अगर कोई नया ऑरेंज क्रीम बिस्किट प्रोड्यूसर मार्केट में आता है तो वो सस्टेन ना कर पाए। वी विल किल दी कॉम्पिटिशन। और कोई छोटे मोटे प्लेयर हैं, हम दोनों इंटीग्रेट कर लेते हैं आपस में, ये नहीं कि हम दोनों मिल जाते हैं, हम दोनों इस तरीके से अपनी पॉलिसी या अपने प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करेंगे सो दैट अगर कोई नया प्लेयर आता है मार्केट में तो उसका प्रोडक्ट बिके ही ना, वो सस्टेन ही ना कर पाए, ऑटोमेटिकली वो अपना धंधा बंद कर दे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि अगर मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑरेंज क्रीम बिस्किट इन दी मार्केट आती है 10 रुपये, और ये दोनों डिसाइड कर देते हैं कि तुम भी अपना प्रोडक्ट 6 रुपये में बेचना और मैं भी 6 रुपये में ही बेचूंगा, तो कस्टमर ऑटोमेटिकली कहाँ जाएगा? आइदर दे विल बाय द प्रोडक्ट ऑफ ए और आइदर दे विल बाय द प्रोडक्ट फ्रॉम बी, ठीक है। वो कोई अगर CDE जो 10 रुपये में बेच रहे हैं या 12 रुपये में बेच रहे हैं, क्या वो खरीदेंगे? नहीं, खरीदेंगे भी तो बहुत चुनिंदा लोग होंगे जो खरीदेंगे, जो सफिशिएंट नहीं होंगे कि जो कंपनी C, D और E है वो अपने सरवाइव कर पाएँ, सस्टेन कर पाए, और अल्टीमेटली क्या होगा? ये कंपनीज बंद हो जाएंगी एंड एंड में कौन सरवाइव कर रहा होगा? ये। एंड देन जब वो पता चलेगा कि सारे छोटे मोटे प्लेयर्स एलिमिनेट हो गए हैं, व्हाट दे कुड डू इज दे कुड ऑल्सो इंक्रीज द प्राइस इन द मार्केट एंड कम बैक टू व्हाट दे वर ओरिजिनली चार्जिंग। तो ये हुआ क्या? ये प्लानिंग और प्लॉटिंग हुई, आपस में मिलके इन्होंने एक ऐसी नीति बनाई जिससे दूसरे नए प्लेयर्स या एग्जिस्टिंग प्लेयर्स को नुकसान हो रहा है, मतलब दे आर किलिंग दी कॉम्पिटिशन।
राइट तो ऐसी अगर कोई एग्रीमेंट बिटवीन दी कंपनीज होती है उसको बोलते हैं कार्टेलाइजेशन। तो कार्टेलाइजेशन क्या होता है? एक कार्टेल बनाना, एक ग्रुप बना लेना, सो दैट टू किल दी कॉम्पिटिशन इन दी मार्केट, सो दैट कोई नया प्लेयर ना आए तो बहुत मुश्किल हो उसको सस्टेन करना एंड इवेंचुअली वो शट डाउन हो जाए। सो दैट इज व्हाट इज कार्टेलाइजेशन। जो हमारे देश में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है वो इसको बिल्कुल भी अलाउ नहीं करती है। इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस बाय द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एंड सो यू शुड नो व्हाट इज कार्टेलाइजेशन। नेक्स्ट इज इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक। तो ये तो पता चल गया कोई बैंक है। किस चीज का बैंक है? इंडस्ट्रियल लैंड का। तो क्या ये बैंक है, ये प्रोवाइड करता है इंडस्ट्रियल लैंड? क्या आप इनके पास जाओ तो आपको लैंड मिल जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये जो बैंक है ये एक नॉलेज बैंक है। नॉलेज बैंक है, ये खुद आपको लैंड नहीं प्रोवाइड करेंगे। मान लीजिए आपके पास बहुत पैसा है, ठीक है, आपको एक बिजनेस पार्क खोलना है, तो कितना मुश्किल है ये पता लगाना कि ज़्यादा ज़्यादा आप कहाँ पता लगा लेंगे। अगर आप दिल्ली में रहते तो आप ज़्यादा ज़्यादा हरियाणा की इन्फॉर्मेशन निकलवा सकते हैं या राजस्थान या आपके जो आसपास के नेबरिंग स्टेट्स हैं, ठीक है। आपको क्या पता कि कर्नाटका में एक बहुत अच्छा पीस ऑफ लैंड विद बहुत अच्छी एमिनिटीज़ अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। हो सकता है आपके पास कॉन्टैक्ट्स हों लेकिन ये सबके पास फैसिलिटी नहीं होती है। तो अगर हम एक आम जनता की बात करें कि अगर उनको कुछ ऐसी बिजनेस पार्क खोलना है या इंडस्ट्रियल लैंड चाहिए तो उनके पास एक कोई सोर्स नहीं है, एक कलेक्टिव सोर्स नहीं है जहाँ पे सारी उनको इंफॉर्मेशन कलेक्टिवली मिल जाए अबाउट दी वेकेंट इंडस्ट्रियल लैंड्स एंड दैट इज़ वेयर इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक वॉज कॉन्सेप्चुलाइज्ड कि ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे अबाउट दी वेकेंट लैंड दैट इज अवेलेबल फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस। ये काम है, तो ये आपको पता होना चाहिए। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट के लिए एंड ये अगर आप देखें तो क्या प्रमोट कर रहा है। अगर हमारे पास ऐसे पोर्टल्स हर एक फील्ड में मिल जाए, सो व्हाट इज इट प्रमोटिंग? इट इज़ प्रमोटिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अदरवाइज अगर ये ना हो तो कितनी मुश्किल है बिजनेस स्टार्ट करना। पहले तो लैंड ढूंढने में वारे न्यारे हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि किस तरीके से कहाँ जाके कहाँ पे लैंड अवेलेबल है। बट विद दी पोर्टल्स लाइक दिस जो बिजनेस स्टार्ट करने की ईज है, मतलब कन्वीनियंट हो जाता है कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना, तो सच पोर्टल्स लीड्स टू ease of doing business, मतलब they provide convenience to you in starting the business. Now let us move on to the last term for the day which is hallmarking. पता ही होगा कुछ नई चीज़ नहीं है, लेकिन hallmarking जब मतलब एक मार्क है which certifies the jewelry. It is provided by Bureau of Indian Standard. ठीक है, तो अगर किसी ज्वेलरी पे हॉलमार्क लगता है तो व्हाट ऑल इंफॉर्मेशन डज दैट मार्क प्रोवाइड्स? तो ये 5 ईयर ऑफ मार्किंग, ठीक है, जूलर्स आइडेंटिफिकेशन मार्क। तो कोई जो जूलर है, जिस जूलर के पास आप जाते हैं उनके पास एक उनका खुद का आइडेंटिफिकेशन मार्क, एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, तो वो यहाँ पे होगा हॉलमार्किंग में। देन असेइंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर्स मार्क, मतलब किस सेंटर ने, कोई लैब जो होती है जो हॉलमार्क करके देती है, ऐसे थोड़ी कहीं पे भी जाके ठप्पा स्टैम्प लगवानी है, नहीं, इनके लिए एक सर्टिफाइड लैब्स, एक गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब लैब्स होती हैं जो ये मार्क प्रोवाइड करती है, तो उनकी डिटेल भी इस पे मेंशन होगी। नेक्स्ट इज प्योरिटी एंड फिटनेस ग्रेड की, कितना प्योर है ये ज्वेलरी, कितना प्योर है ये गोल्ड। एंड लास्ट इज BIS, दैट इज ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड मार्क, जो इनका खुद का ठप्पा है वो भी लगेगा। तो ये 5 चीज़ें 1 2 3 4 5 व्हेन वी से अ ज्वेलरी इज हॉलमार्क, सो यू हैव टू इंश्योर कि ये 5 चीज़ें उसके ऊपर है या नहीं। तो दिस इज ऑल अबाउट हॉलमार्किंग एंड हॉलमार्किंग इज सर्टेनली रिलेटेड टू ज्वेलरी। आपको पता होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना, मतलब इट इज रिलेटेड टू गोल्ड। विद दिस वी कम टू एन एंड टू दी टूडेज लेक्चर ऑल्सो। विद दिस हमने क्या कवर कर लिया? इंडस्ट्री। अब हमारे पास क्या बचा है? इंफ्रास्ट्रक्चर और एग्रीकल्चर, जो हम अपने आने वाले सीरीज में, आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। कोई भी दुख तकलीफ हो, कोई भी डाउट हो, तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पे मैं बहुत सारी मोटिवेशनल टिप्स भी अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करती रहती हूँ, तो प्लीज़ फॉलो मी हेयर। कोई क्वेरी है तो वहाँ पे आप पूछिए, मैसेज कीजिए। हो सकता है इमीडिएटली रिप्लाई ना करूँ, बट डेफिनेटली विद टाइम आई विल रिप्लाई
as soon as possible. Till then, signing off for the day. Stay tuned to the YouTube channel of Study IQ. Goodbye.